हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 26 दिसंबर 2020 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में जो इश्यूज है वो लगातार चल रहा है और उसमें कोई भी अभी रिजोल्यूशन नहीं निकल रहा है। इस कड़ी में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का स्पीच और उसको रिस्पॉन्ड किया है जो किसान यूनियंस है, किसान संगठन, उन्होंने। सबसे पहले बात करेंगे फार्मर्स यूनियन जो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, उसको जस्ट एक फ्लैशबैक करेंगे ताकि जो न्यू एस्पिरेंट्स है उनको एक बार फिर से रिकॉल हो जाए। फार्मर्स ये विरोध पूरा का पूरा कर रहे हैं। रीजन इज दैट 3 बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पास किए गए थे। फार्मर्स को ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनके एमएसपी या एक तरीके से गारंटी जो होती है सरकार द्वारा कि आपके क्रॉप्स को, आपकी फसल को मिनिमम इतने प्राइस पर खरीदा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को लेकर और कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री को लेकर, मंडी सिस्टम को लेकर, आड़तिया को लेकर, कई अलग अलग चीज़ों को लेकर जो है कंसर्न्स है। किसानों को ये लगता है कि ये 3 बिल कहीं ना कहीं उनके लिए एक्सप्लॉयटेशन या शोषण का एक माध्यम होने वाला है। इसलिए उनका मानना है कि ये बिल जो है रिपील करने चाहिए, वापस ख़त्म कर देने चाहिए। सरकार ये बोल रही है कि आपकी इच्छाएं हैं, आपकी जो मांग है, उनको हम अपने बिल में अमेंडमेंट करेंगे, लेकिन बिल वापस नहीं करेंगे। इसी को लेकर कन्फ्यूजन है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री साहब ने एक स्पीच दिया, उसमें उन्होंने डिस्कस किया कि जिस एपीएमसी का मतलब कि आप मंडी सिस्टम से समझ लीजिए, ठीक है। और क्योंकि जो एमएसपी है वो 23 क्रॉप्स पर रिलीज किया जाता है, 22+1 बोला जाता है। 22 क्रॉप्स होती है, +1 में एक शुगर केन यानी गन्ने को इंक्लूड किया जाता है, जिसका फेयर एंड रेम्युनरेटरी प्राइस जो है डिक्लेयर किया जाता है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है वो इस पर फैसला लेती है, यानी जिसको चेयर करते हैं सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर साहब। इसके अलावा ये कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन पर सारा का सारा ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होने वाला है। आपको ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर है और एपीएमसी या मंडी सिस्टम भी है, मार्केटिंग भी है, वो भी कहीं ना कहीं स्टेट सब्जेक्ट के अंदर है। आपको इन लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। शेड्यूल्स में जो डिस्कशन किया गया है 7 शेड्यूल में, उनके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो मिसगाइड कर रही है, यानी एक तरीके से पॉलिटिकल सा थोड़ा सा एंगल दिया जा रहा है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। केरला के अंदर एपीएमसी है नहीं है, तो इसके रिस्पॉन्ड किया जो आप देखेंगे यहाँ पर जो कमीशंस, जो सेक्रेटरीज हैं ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के, उन्होंने कि फार्मर्स की एक ही डिमांड है, उनको एक ही डिमांड है कि एक अजूरेंस हो, गारंटी हो, लीगलाइज कर दिया जाए इनकम को थ्रू अनाउंसमेंट ऑफ एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप्स। सभी क्रॉप्स के लिए एमएसपी को लेकर ये इंश्योरिटी दी जाए और लीगल गारंटी होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या दूसरी जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट हो। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने 18,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करे या 18,000 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। किसके तहत? पीएम किसान सम्मान निधि के तहत। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि में 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा जो है अकाउंट्स में भेजा जाता है और ये बड़ी एक स्कीम कह सकते हैं। हालांकि 18,000 करोड़ रुपए अगर आप देखेंगे, किसान में लगभग 50% के आसपास पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली डिपेंडेबल है। तो ये 18,000 करोड़ रुपए को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। भारत जैसे देश में लगभग 60 से 70 करोड़ जो है पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, तो ये 18,000 करोड़ रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें वो अपनी तरफ से चीज़ें कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मेजर कंसर्न थे उनकी वजह अब शिफ्ट हो रहा है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बदल रहे हैं डेली बेसिस पर। खैर, कोई रेजोल्यूशंस फिलहाल नहीं है। जब रेजोल्यूशन या कोई सोल्यूशन निकलेगा तब हम प्रॉपरली इस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशनशिप को एनालिसिस किया गया, थोड़ा सा डिस्कस किया गया मेजर इश्यूज़ को लेकर। और इसके बाद अगर आप देखेंगे बांग्लादेश का ज्योग्राफिकल मैप में, तो बांग्लादेश की लोकेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बांग्लादेश की अगर आप थोड़ा सा उसको रिड्यूस करेंगे इसके साइज़ को, तो आपको लगेगा इंडिया जैसी ज्योग्राफिकल मैप इसकी देखने को मिलेगी। हालांकि थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन लगभग ऐसा ही है। 4,096 किलोमीटर के आसपास इसकी बाउंड्री है और ये सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, क्योंकि चारों तरफ से ही है लगभग। और ये यहाँ से म्यांमार से टच करता है, बाकी पूरा ये इंडिया से ही टच रहता है। इसमें हमारे कई सारे स्टेट आते हैं, जैसे मिजोरम है, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, ये मेजर स्टेट्स हैं जो शेयर करते हैं। और कई सारे इश्यूज़ हैं, उन्हीं इशू में से एक इश्यूज़ पर डिस्कशन किया गया है। ये इश्यूज़ है इंसर्जेंसी या एक तरीके से बांग्लादेशी इमिग्रेंट का भारत में एंट्री करना हो, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज और बॉर्डर गार्ड जो बांग्लादेश के, उनके बीच में डिस्कशन किया गया। लगभग 4,096 किलोमीटर की बाउंड्री है। अप डाउन हो सकती, थोड़ा बहुत पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो सकती, लेकिन नॉर्मली जो है 4,096 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। तो यहाँ पर डीजी लेवल की बातचीत हुई बांग्लादेश और भारत के बीच में।
बांग्लादेश का जो कंसर्न्स है या भारत का जो कंसर्न्स है वो इलीगल माइग्रेंट को लेकर है। तो बांग्लादेश ने ये कहा कि बांग्लादेशी सिटीजन जो है वो इंडिया में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी जीडीपी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। ये सही है कि बांग्लादेश ने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया जीडीपी के मामले में, लेकिन ये सत्य नहीं कि बांग्लादेश के सिटीजन जो है भारत में एंट्री करने की कोशिश नहीं करते, इंसर्जेंसी नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड है। 3204 यानी 3204 सिटीजन जो है बांग्लादेश के वो डिटेक्ट किए गए हैं, वो उनको पकड़ा गया, उनको जो है वो एंटर कर रहे थे लीगल तरीके से। तो जो फैक्ट और फिगर जो दे रहे थे उन पर एक इश्यूज है। और इन सबसे पहले हमने देखा बांग्लादेश का जो मेजर कंसर्न तीस्ता रिवर को लेकर कंसर्न है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब किया गया तो उसमें एनआरसी को लेकर एक इश्यूज है, और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एनआरसी जो रोल आउट की जा रही खासकर असम के अंदर वो इम्पैक्ट डाल सकती है इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशंस पर। ये आने वाले टाइम में पता चलेगा क्या चीज़ें होने वाली है। कुछ मेजर कंसर्न्स में से ये भी एक मेजर कंसर्न। और रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के बीच में डिस्कशन हुआ था। कई सारे इंडिकेटर आ रहे हैं जिसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है, दूसरे इंडिकेटर है, वो ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश शायद भारत को बीट कर सकता है इकोनॉमी में, और जीडीपी की जो ग्रोथ, इकोनॉमी ओवरऑल इकोनॉमी नहीं, यहाँ पर जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात है, ग्रोथ रेट में हमसे आगे निकल सकता है बांग्लादेश। इसके बाद पेज नंबर 5 पे IICR के साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है जीन्स को जो कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर होते हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनकी स्टडी जो है वो पब्लिश भी हुई है UK जर्नल न्यू फाइटोलॉजिस्ट के अंदर। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन और रिसर्च के जो रिसर्चर हैं उन्होंने एक जीन्स को आइडेंटिफाई किया है कि प्लांट जो है, यानी जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो ग्रीन क्यों होते हैं, उसको रेगुलेट कौन करता है, प्रोटोक्लोरोफाइलाइड करके इस तरह का लेवल्स को कैसे मेजर करते हैं उसको एनालिसिस किया। क्योंकि जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं उसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल करके, आपको पता ही होगा उसके बारे में, ठीक है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा अगर कई सारी चीज़ों में। तो एक जीन्स को आइडेंटिफाई किया BBX11 करके, राइट, ये स्टडी पब्लिश हुई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर हम किसी भी प्लांट्स के इस चीज़ को एनालिसिस कर लें कि ये कहीं ना कहीं ग्रीन्स होने के रीजन्स क्या है, उसमें क्या है, उसमें एक तरीके से प्रोसेस हो सकता है उसका, तो इससे कई सारी चीज़ें हमें पता चलेगी और ये हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसके अंदर जेनेटिक, मोलिकुलर और बायोकेमिकल टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स का जो यूज़ किया गया है, कैसे आप इसके लेवल्स को मेंटेन करते हैं, अगर इसको प्रॉपरली हम यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस करते हैं, तो कई सारी चीज़ों में यह एक ट्रेमेंडस इम्प्लीकेशंस हो सकता है, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर और खासकर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर यानी जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होगा, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ पर क्लाइमेट चेंज के सामने चैलेंजिंग कंडीशंस क्रिएट कर रहा है क्लाइमेट चेंज, और उन्हीं क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर अगर हमें प्रॉपरली पता हो कि हमारा प्लांट्स की ग्रोथ रेट क्यों हो रही है, उसके ग्रीन होने का रीजन्स क्या है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि क्लाइमेट चेंज का सीधा सीधा असर एग्रीकल्चर पर भी होगा, और भारत के कई सारे स्टेट, कई सारे फार्मर्स, खासकर महाराष्ट्र में क्रॉप यील्ड्स जो उनके यानी उनकी फसल जो ख़राब हो रही है, और फसल ख़राब होने का रीजन्स क्या है, हमने लगातार पढ़ा है कि महाराष्ट्र उन स्टेट में से एक है जहां पर बड़ी संख्या में फार्मर जो है सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि क्रॉप फेलियर हो रही है, फसल जो है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाती तैयार। इसीलिए बोला जाता है कि फार्मर्स मोस्ट सेंसिटिव कम्युनिटी है पूरी दुनिया के अंदर। ऐसा नहीं कि केवल भारत के किसान जो है वो एक तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, दुनिया में फार्मर्स एक कम्युनिटी को अभी भी पूरी दुनिया के अंदर चैलेंजिंग फेस कर रही है। हालांकि चैलेंज का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। तो अगर इस जीन्स में कुछ इंपॉर्टेंट ये एक तरीके से पॉजिटिवली हो सकता है, और अगर सीवियर से यानी ख़राब से ख़राब सूखे की अवस्था में क्रॉप फेलियर्स के रीजन्स को एनालिसिस करना, टेम्परेचर से कैसे मैनेजमेंट करना है, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी इसने दिया कि प्लांट ग्रोथ करेगा स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर भी, और सॉइल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये रिसर्च पूरा का पूरा है, और इस तरह के रिसर्च जो है अगर इम्प्लीमेंटेशंस होता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक तरीके से बूस्टअप मिलेगा, नया तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर इसरो ने अपना फर्स्ट सेट ऑफ डेटा रिलीज कर दिया चंद्रयान 2 से, और इसमें कई सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। पहली बात, जो एक्सपेरिमेंट हुए उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया, और जो डेटा रिसीव हुआ वो एक्सीलेंट कैपेबिलिटी जो है डिलीवर करता है प्री लॉन्च प्रोमिसेस को लेकर। ठीक है, कई सारी चीज़ें आपको ध्यान होगा, चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था, और चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 को हमने लॉन्च किया था सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा।
इन आंध्र प्रदेश से। और उसके बाद इसमें हमने देखा था कि ये प्रॉपरली सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, या क्योंकि इसका कनेक्टिविटी नहीं हुई थी और जो कनेक्ट नहीं हुए थे जो इसके लैंडर्स थे या रोवर्स जो भी थे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसकी कैपेबिलिटीज़ को लेकर इसरो की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है कि इसमें अच्छी क्वालिटी का एक डेटा जो है इसने प्रेजेंट किया, और प्रॉपरली सक्सेसफुल ना होने के बावजूद भी एक तरीके से इन्होंने पॉजिटिवली जो है एक तरीके से आगे प्री लॉन्च के लिए आने वाले टाइम में जो हम लॉन्च करेंगे उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा प्रेजेंट करेगी। इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर ने भी ये बोला कि भाई एक प्लेनेटरी जो डेटा है वो आने वाले मिशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इसरो ने ये बोला कि एक प्रधान प्लेटफॉर्म है उस पोर्टल उसके ऊपर इस डेटा को पब्लिश किया जाएगा ताकि पब्लिक इसको एनालिसिस कर सके। इसके बाद इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ किया जाएगा, और आने वाले टाइम में इसरो जो है चंद्रयान 3 पर लगातार काम कर रही है, और आने वाले टाइम में चंद्रयान 3 को लॉन्च भी किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई कि कब शेड्यूल किया जाएगा चंद्रयान 3 को, लेकिन ये लॉन्च किया जाएगा, ये 100% श्योर है। इसके बाद यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आई है, चीता और जो चेतक करके हेलीकॉप्टर्स है, इनको रिप्लेसमेंट को लेकर बात है कि ये बहुत पुराने हो गए, इनका जो एक तरीके से कई 30 साल 50 साल जो वो पुराने हो चुके हैं, इनको रिप्लेसमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट थी KA-226T करके डील होने वाली थी रशिया को, वो अभी भी कंक्लूड प्रॉपरली नहीं हुई है, या उसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट हो जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हो, जो सर्विस में लगातार यूजेज में हो, तो उसको रिप्लेसमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है, या उसमें मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह की न्यूज़ है। तो कई बार UPSC में नहीं या दूसरे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है चीता और चेतक क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हेलीकॉप्टर्स हैं और इनका यूज़ किया जाता है इंडियन आर्मी द्वारा। फॉरेन सेक्शन के अंदर दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली, अगर आप देखेंगे नेपाल के अंदर हम लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को लेकर पढ़ रहे हैं। नेपाल गवर्नमेंट ने और एक तरीके से पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया था और इलेक्शन नए सिरे से करवाने की बात की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पूरा का पूरा इश्यू गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा मामला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच उसको ट्रांसफ़र कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने क्लैरिफिकेशन मांगा गवर्नमेंट ऑफ नेपाल से। इसके बाद नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, उन्होंने रीसफल कर दिया मिनिस्ट्री को, यानी मिनिस्टर को चेंज उन्होंने किया, वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। इसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, इजराइल के जो जेट्स हैं वो बेरूत लेबनान के ऊपर से वो फ्लाई करके गए कहाँ पर, सीरिया में। कहीं ना कहीं रिपोर्ट है कि उन्होंने ब्लास्ट किया। सीरिया की अगर आप देखेंगे सीरिया की जोग्राफिकल लोकेशंस को, तो ये सीरिया की लोकेशन है। यहाँ से इराक, यहाँ से टर्की, यहाँ से जॉर्डन और कहीं ना कहीं लेबनान। इसके बाद इजराइल से भी माना जाता है कि इनकी बाउंड्री शेयर करते हैं, क्योंकि UPSC में जो एक सवाल पूछा गया था गोलन हाइट्स, वो सीरिया की ही टेरिटरी थी और उसके बाद इजराइल ने उस पर कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो इनके फ्लाइट्स माना गया कि यहाँ पर गए और उन्होंने अटैक जनरली वो करते हैं हिजबुल्लाह पर, जो इसको सपोर्ट करता है ईरान। और ईरान कह सकते हैं शिया मिलिटेंट ग्रुप है जो इजराइल और ईरान के बीच में एक मेजर कंसर्न भी है। इजराइल पर ये तरीके अटैक करने की कोशिश करते हैं। इजराइल का कंसर्न ये है कि जो हिजबुल्लाह है ये एक तरीके से जो मिलिटेंट ग्रुप है, ये मिसाइल्स बनाने में, मिसाइल डेवलप करने के बारे में काम कर रहा था। ये और ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, राइट। बाकी इस पेज पे कोई खास पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पेज पे जो बिजनेस सेक्शन में है, उसके बाद हम जाएंगे एडिटोरियल में। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे डिमांड इन मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव्ड इन Q2। यहाँ पर बात की गई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर, खासकर IT सेक्टर में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज किया कि कहीं ना कहीं डिमांड्स में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। डेटा हर मंथ, हर दिन, हर वीक अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। उसमें आप डेटा को इतना कलेक्ट नहीं करना है कि उस डेटा को लेकर ही कन्फ्यूजन हो जाए। मैंने आपको बोला है कि एक बार आप डेटा कलेक्ट कर लीजिएगा इकोनॉमिक सर्वे से, वहाँ से आपको डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट मिल जाएगा, ऑथेंटिक मिल जाएगा, पूरे साल का मिल जाएगा और उसको एनालिसिस करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, राइट। तो डेटा पर हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर सीधी सिंपल सी बात है कि एक रिवाइवल की तरफ हम देख रहे हैं। दूसरा कंसर्न्स हमारी तरफ ये भी है कि जो जॉब्स को लेकर और एम्प्लॉयमेंट को लेकर वो कंसर्न्स हैं, राइट। इसके बाद हमने देखा इंग्लैंड, UK और EU के बीच में ट्रेड पैक्ट्स हुआ, लेकिन भारत के लिए भी एक अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। हालांकि सर्विसेज सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट हो सकता है दोनों के बीच में, चाहे इंडिया और UK और चाहे इंडिया और यूरोपियन यूनियन हो।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर बात हो सकती है अलग अलग तरीके से दोनों से। हालांकि भारत को इस डील से ईयू और यूके की जो डील से कुछ खास बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा कहना फिलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर आता है सर्विसेज के अंदर, और सर्विसेज जो इस डील्स के अंदर ऐड ही नहीं किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत बहुत ज़्यादा एक तरीके से चीज़ें कर लेगा, भारत के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसा कहना तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी हो सकती है भारत के लिए यूके के साथ अपने रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने को लेकर। इसके बाद यहाँ पर डेल की स्टडी बताई गई है। इन्हें बताया गया कि 10 में से 9 इंडियन जो है वो लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं वर्क फ्रॉम रिमोट एरियाज़ को लेकर। कई सारे इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में डिफरेंस है, फैमिलीज़ को लेकर जो बाउंड्रीज क्रिएट की जाती है, खासकर वुमेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर सर्वे किया गया डेल कंपनी के द्वारा। इन्होंने कहा कि 91% जो एम्प्लॉयज़ है भारत में एज़ कम्पेयर टू 81% एशिया पैसिफिक एंड जापान में, वो ये कहते हैं कि वो काम करने के लिए तैयार है, यानी प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस के को फेस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो काम करने को तैयार है। लेकिन कंसर्न्स हैं फैमिलीज़ को लेकर, और वो कई सारे इन्होंने कंसर्न्स के बारे में डिस्कशन किया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस तरह के डेटा, इस तरह के फैक्ट्स को यूज़ करना। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर, अपने मेंस की कॉपी के अंदर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि ये डेल कंपनी एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है। तो कई बार जो होता है किसी मेजर कंपनीज का हम डिस्कस कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं उसमें। इसके बाद रिचार्जिंग डीटीएच करके एक आर्टिकल दिया गया है। दो तीन आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आज के इस न्यूज़पेपर में। सबसे पहले बात करेंगे रिचार्जिंग डीटीएच करके। डीटीएच का मतलब डायरेक्ट टू होम, सीधा सीधा टाटा स्काई जैसी आपने चीज़ें देखी होगी वीडियो कॉन, टाटा स्काई, इस तरह की, राइट। तो इसमें से क्या ये चीज़ें हुई है, क्या अपडेशंस यहाँ पर है। यहाँ पर बात की गई है कि यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली एक रिवाइज स्कीम लॉन्च करी है। रिवाइज स्कीम किया है किसके बारे में, डायरेक्ट टू होम या डीटीएच सर्विसेज या टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि यहाँ पर 100% जो है एफडीआई कर दी गई है, राइट, इस सेक्टर के अंदर। सबसे इंटरेस्टिंग है, एफडीआई के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, 100% का मतलब क्या वो भी हमने पढ़ा था, लेकिन फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि कंसेप्शनल क्लैरिटी बनी रहे। देखिए, एफडीआई और एफआईआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तीनों वर्ड्स हैं, तीनों वर्ड्स को ब्रेक कर लीजिएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन का मतलब फॉरेन कोई कंपनीज होगी, राइट। डायरेक्ट का मतलब होगा विजिबल। विजिबल का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी भी सेक्टर में खर्च करें, मान लो एक स्कूल बनाने में ही वो खर्च कर रहे हैं, तो विजिबल होगा, आपको दिखाई देगा वो चीज़ें, राइट। विजिबल और इनविजिबल इस तरह के प्रोडक्ट को आप इकोनॉमी के अंदर भी एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो विजिबल का मतलब आपको वो विजिबल होगा। फॉर एग्जांपल स्कूल्स में, रोड्स में, कहीं भी पोर्ट्स पर उन्होंने डेवलपमेंट किया एफडीआई, तो डायरेक्ट होगा, फॉरेन होगा, डायरेक्ट होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा लगाएंगे वो, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया 100% तक। अब इसमें 100% का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दो चीज़ें होती है, कितने परसेंट तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितने परसेंट तक निवेश कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग सीमा होती है, 24, 49, 74, 100%। दो रूट्स होते हैं, गवर्नमेंट रूट यानी आपको अप्रूवल चाहिए पर्टिकुलरली, यानी उनके गवर्नमेंट की तरफ से साइन होना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर होता है एक ऑटोमेटिक रूट, यानी कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट, परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप सीधा डायरेक्ट अप्रूवमेंट जो ले सकते हैं, ऑटोमेटिक हो जाएगी अप्रूवल। और इसमें कुछ सेक्टर में आपको एफडीआई की जो है वो अनुमति नहीं होती, परमिशन नहीं होती। कुछ सेंसिटिव एरियाज़ हो सकते हैं, राइट, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो सकती है, इस तरह के एरियाज़ में ज़्यादा छूट नहीं होती या उनको एफडीआई को अलाउ नहीं किया जाता। इसी तरीके से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इकोनॉमी के अंदर जो हमें पढ़नी है, राइट। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी को ले, इसमें जो है क्या चीज़ें चेंज करी गई है, क्योंकि डीटीएच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट टू होम या टेलीविजन्स में हम देखेंगे तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो नए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गवर्नमेंट ने। पहली बात, जो लाइसेंस है उसको 10 साल से बढ़ा के 20 साल कर दिया गया है। इसके बाद जो इन पे टैक्स इम्पोज किया जाता था 10%, उसको घटा के 8% कर दिया गया है। इन सब से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और जो लाइसेंस के लिए जो पूरा प्रोसीजर है वो थोड़ा सा स्लो कर दिया गया है। इससे पहले ट्राई जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने पहले भी रिकमेंडेशन करी थी इस तरह की कि डीटीएच ऑपरेटर जो चैलेंज फेस करें उनको कंसिडर किया जाए, चाहे बैंडविड्थ इंटरनेट को लेकर हो या न्यू जनरेशन का जो एंटरटेनमेंट मोड है, जैसे ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म है, अमेजन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है, राइट। इनको लेकर भी एक तरीके से कहा गया कि अर्बन सेक्टर के अंदर, खासकर अर्बन सिटीज़ के अंदर जो व्यूअर्स हैं
उनका जो शिफ्ट हुआ है डीटीएच से, वो अब हो रहा है किस पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, नेटफ्लिक्स पर, अमेजन पर, प्राइम पर, इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं, राइट। इनके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे ब्रॉडकास्टर जो हैं वो अभी भी इंटरनेट की जो वहाँ पर प्रेजेंस बहुत ही कम है, और उन्हीं प्रेजेंस के बीच में टेलीविज़न सेक्टर्स का या डीटीएच सेक्टर्स का ग्रोथ करना इम्पोर्टेंट है। उसके लिए ज़रूरी था कि रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा सा लिबरल किया जाए, लाइसेंस के प्रोसीजर को स्लो किया जाए, और जो टैक्स इम्पोज किया जाता है उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रैशनलाइज किया जाए, ताकि वो प्रॉपरली उसको पे कर पाए, प्रॉपरली जो उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर पाए, राइट। इसके अलावा जो डिसीजन लिया गया है लाइसेंस फ़ी को लेकर, ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन जो है उन्होंने इसका एक तरीके वेलकम किया कि लिबरलाइजेशन जो हो रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे केसेस जो है पेंडिंग है, 2021 में हियरिंग भी चलेगी इस चीज़ को लेकर, लीगल चैलेंजेस को लेकर, लाइसेंस फ़ी को लेकर, वो सारी चीज़ें आने वाले टाइम में होने वाली है, राइट। लेकिन ट्राई के ने में भी इस तरह की इश्यूज़ नोटिस नोट जो है वो पहले भी रिलीज़ किए गए थे न्यू टैरिफ ऑर्डर को लेकर इस सेक्टर के अंदर, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कैरियर हो सकता है और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर, और क्योंकि डीटीएच जो है अभी भी खासकर ग्रामीण एरिया में, लोकल एरिया में और नॉर्मल फैमिलीज़ के अंदर अभी भी टेलीविजन्स का उतना ही क्रेज है जितना पहले था। हालांकि मोबाइल के आने से कई सारी चीज़ें चेंज हुई है, वो एक अलग कंसर्न है। लगभग भारत के अंदर 200 मिलियन केबल और सैटेलाइट हाउस होल्ड है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कई सारी चीज़ें हो सकती है, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट्स में किस तरह के सैटेलाइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सैटेलाइट होंगे वो रिलेट करेंगे। आईटी इंडस्ट्री, आईटी टेक्नोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो लगभग 200 मिलियन जो है सब्सक्राइबर है, और इनके अलावा कई सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर अच्छी चीज़ें आती है तो वो एक तरीके से अटैचमेंट शो करती है। फॉर एग्जांपल दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत चली थी, तब उन्होंने एक तरीके से बड़ी संख्या में पब्लिक को गेन किया था, और रामायण जो है वो सबसे पॉपुलर इस 2020 में जब पेंडेमिक हुई थी, या अभी भी पेंडेमिक चली रही है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट उसने हाइट अचीव करी थी, तक बड़ी संख्या में व्यूअर्स तक पहुँची थी। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लिमिट्स ऑफ सोवरेनिटी करके आर्टिकल है। ये आर्टिकल दिया गया है ब्रिटेन और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में जो डील्स हुई है उसको लेकर। नो डील, अगर आप इसको कहें कि कोई डील नहीं है, इन्होंने इस तरह की वर्ड्स को यूज़ किया है। नो डील ब्रेक्जिट विच वुड हैव बीन कैटास्ट्रोफिक फॉर ऑल, इस तरह का एक टाइटल। तो रिसेंटली हमने पढ़ा था कि इंग्लैंड और यानी यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक ट्रेड डील साइन करी गई थर्सडे को, और इसका पर्पस बेसिकली क्या है कि दोनों के बीच में, जैसे इंग्लैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग होगा, और उस अलग होने में प्रॉपरली एक नॉर्मलाइजेशन के थ्रू अलग हो, ऐसे नहीं कि वो जल्दबाजी में अलग हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो। तो इसी को लेकर ये एक दिन से पहले, जब ट्रांजिशन एक्सपायर होने वाली थी उससे एक दिन पहले डील करी गई, और 2016 के अंदर डिसीजन लिया गया था इंग्लैंड के द्वारा, यूके द्वारा, रेफरेंडम द्वारा, कि क्या वो यूरोपियन यूनियन में बने रहना चाहता है या उससे अलग रहना चाहता है। तो बहुत ही नैरो मार्जिन से, आई थिंक 1 या 1.5% के आसपास मार्जिन से वो इससे बाहर हो गया था। उसके बाद पूरा का पूरा प्रोसीजर आप देखेंगे लगभग 5 साल के आसपास होने को आए हैं, और इस सिनेरियो में यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक डील हुई है। लेकिन क्या यह डील जो है इतनी इंपॉर्टेंट है, या यह डील इतनी बड़ी डील है जो यूके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो यहाँ पर बात की गई पूरे के पूरे, अगर यूके के ऑफिस की आप देखेंगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर हो। पहली बात इन्होंने कहा कि जीडीपी का जो पोटेंशियल लॉस होने वाला है वो 4% के आसपास होगा, और अगर ये डील ना होती तो एग्रीमेंट नहीं होता तो 6% के आसपास जीडीपी का रह सकता है। तो कई सारी चीज़ें हैं। इनके अलावा ये जो एग्रीमेंट्स हुआ, ये जो डील्स हुई है यू और यूके के बीच में, इसमें कई सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया गया। बात है, हालांकि डिटेल से चीज़ें अभी भी पब्लिश नहीं हुई है, प्रोडक्ट को लेकर हो, जीरो ड्यूटी ट्रेड को लेकर हो, कंज्यूमर और रिटेल इकोनॉमी को लेकर हो। इनके अलावा जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को लेकर हो कि उनका रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, उनका रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, और राइट टू फ्री मूवमेंट एंड वर्क उनको दिया जाना चाहिए। इनके अलावा अगर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन ने कहा कि जो भी आप कंपटीशन क्रिएट नहीं करेंगे, ऐसे कोई रूल्स नहीं बनाएंगे, और एनवायरमेंटल जो रेगुलेशंस हैं उनको आप फॉलो करेंगे, राइट। यानी आप इनको कहा गया है कि भाई आप भले ही अलग हो गए हो, लेकिन आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसी चीज़ को लेकर जो है उन पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि आपकी सोवरेनिटी क्या है, कि आपकी संप्रभुता क्या है, कि आप फ्री डिसीजन कैसे ले पाएंगे अगर इस तरह के एग्रीमेंट्स हैं, राइट। तो इन्होंने इस तरीके से इसके उन्होंने नाम दिया सिंगापुर एंड थेम्स ग्रोथ मॉडल का यूके के अंदर। और ब्रिटिश इरा के अंदर, या ब्रिटिश के लिए सबसे इंटरेस्टिंग है यूरोपियन फिशरीज से लेकर ब्रिटिश सी में यूरोपियन फिशरीज का पार्टिसिपेशन हो।
यूरोप के लिए या इंग्लैंड के लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग बात हो सकती है वो है यहाँ पर आप देखेंगे फिशरीज सेक्टर में ग्रोथ को लेकर हो, और ये इसमें ब्रिटिश फिशरीज़ के लिए एक तरीके से बूस्टअप जैसी चीज़ें हो सकती हैं। दोनों ने इस बात पर इंश्योर किया कि बॉर्डर चेक्स हो, रेड टैप को मिनिमाइज करने चैलेंजिंग जरूर होंगे इंग्लैंड में, लेकिन सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने देखा यूके से फ्लाइट्स को जो है बैन कर दिया गया था बहुत सारी कंट्रीज़ ने। हालांकि फ्रांस उन कंट्रीज़ में से एक है जिन्होंने अगले ही दिन यानी 2 दिन के अंदर अंदर ही फ्लाइट्स को फिर से जो शिपिंग है उसको फिर से रिज्यूम कर दिया गया था, ताकि डिमांड एंड सप्लाई जो वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यूके जो है वो डायरेक्टली बाउंड्री फिजिकल बाउंड्री से टच ना होके सीधा आप देखेंगे ओशियन से टच करता है, और इसमें फ्रांस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंग्लिश चैनल से कनेक्टिविटी, ठीक है, फ्रांस का एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला मेजर कंट्रीज है फ्रांस, जर्मनी, यूके, और उनके आपस में कनेक्टिविटी का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा अगर आप देखेंगे पोस्ट ब्रेग्जिट पार्टनरशिप को लेकर ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने कहा कि एक तरीके से उनके लिए बड़ी विक्ट्री है। 47 ईयर की जो मेंबरशिप उन्होंने छोड़ दिया है, उनकी नेशंस की सोवरेनिटी पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, लेकिन एक तरीके से उनमें कहीं ना कहीं उनका ये बड़ा डिसीजन हो सकता है। उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है कंजर्वेटिव पार्टी, उनको मैसिव पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, तो आसानी से बिल जो है ये पास हो जाएगा वहाँ पे। इनके अलावा क्योंकि ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जो लेबर पार्टी, उन्होंने भी इसका समर्थन कर दिया, तो इसमें कोई इश्यूज नहीं होने वाला है। और आने वाले टाइम में यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो भी इसको पास कर देगी, और यूरोपियन यूनियन के जो 27 मेंबर इस टाइम है वो म्यूचुअल कोऑपरेशन से काम कर सके। हालांकि इस तरह के एग्रीमेंट से, डील से एक तरीके से लिमिट सेट की जा रही है नेशनल सॉवरेनिटी को लेकर, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही है। इसके बाद आर्टिकल 356 के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि आर्टिकल 356 एंड एन एक्टिविस्ट जुडिशरी को लेकर ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, और आर्टिकल में मेजर जो चीज़ें हुई है उन्हीं को फिर से एनालिसिस किया गया है। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश का ये पूरा का पूरा इश्यूज है। आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने जो गवर्नमेंट है जगन मोहन रेड्डी की, उस गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है, और इसके लिए जो है प्रेसिडेंट रूल जो इम्पोज किया जाना चाहिए। ये इसके बाद पूरा का पूरा केस गया किस पर? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो है तुरंत प्रभाव से स्टे लगाया गया इस तरह की चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर सारा का सारा सवाल है सेपरेशन ऑफ पावर क्या होनी चाहिए, यानी जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव्स का या लेजिस्लेचर्स का रोल्स क्या है, और क्या हाई कोर्ट को इस तरह के राइट्स। अगर आप देखेंगे प्रेसिडेंट रूल जो आर्टिकल 356 के अंदर लिखे गए हैं, उसके अंदर ये प्रोविजंस है कि स्टेट का जो गवर्नर है या ऑनरेबल गवर्नर साहब रिकमेंडेशन करते हैं प्रेसिडेंट को कई सारे ग्राउंड्स पर, अगर स्टेट मशीनरी प्रॉपरली जो फंक्शन ना कर रही हो, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, कई सारे क्राइटेरियाज है उनके बेसिस पर कि भाई यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो लागू किया जाना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने रिकमेंडेशन किया। पहली बात, हाई कोर्ट को एक तरीके से राइट नहीं था, और इस तरह का एंट्री एक तरीके से दूसरे की पावर में या जुडिशियल जो एक लेवल के बाद ना एक्टिविज्म जो बढ़ता है वो अच्छा नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जो ऑर्डर है हाई कोर्ट ने दिया वो डिस्टर्ब करने वाला है। सॉरी। इसके बाद अगर आप देखेंगे इस आर्टिकल के मिसयूज़ बहुत सारे हुए हैं पहले भी गवर्नमेंट्स के लेवल पर, उनको भी इन्होंने एनालिसिस किया, और एक कमेटी इन्होंने एक तरीके से रिकमेंडेशन कर दी कि भाई यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए, जिसकी कोई उनको अथॉरिटी नहीं थी। तो कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं जुडिशरी के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में जो इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, उससे एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर वो एक मेजर कंसर्न, मेजर प्रॉब्लम बना है। सब इससे पहले जगन मोहन रेड्डी साहब ने एक लेटर लिखा था सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, करप्शंस को लेकर, या उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि जुडिशरी उनको प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने दे रही है, अपना काम नहीं करने दे रही है। इसके बाद अगर इन्होंने बिहाइंड द इंक्लूजन्स को लेकर एक तरीके से पूरे आर्टिकल्स को एनालिसिस किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या प्रोविजन थे, सेक्शंस को एनालिसिस किया गया है कि अगर आप देखेंगे डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, स्टेबिलिटी, इस तरह के नेम्स के बेसिस पर कैसे ये पूरा का पूरा एक्ट जो है वो इनिशिएट हुआ। इसके बाद पूरे डिटेल से इन्होंने बताया, अलग अलग एक्ट में अलग अलग कमेटीज़ बनी, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में जजमेंट भी आई। आर्टिकल 356 जो है वो कई बार कंट्रोवर्शियल बना रहा है, और कई बार कंट्रोवर्शियल बने रहने का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी इन्होंने कहा था कि ये जो है एक डेड लेटर की तरह हो सकता है, और इसका मिसयूज़ की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, और यही हमने देखा। हालांकि कई बार प्रेसिडेंट साहब ने एक अच्छा यूज भी किया। फॉर एग्जांपल
अक्टूबर 1997 की बात है, जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल की बात हुई तो उन्होंने वापस भेज दिया था। इसके बाद 1998 में राबड़ी देवी गवर्नमेंट को लेकर रिकमेंडेशंस को लेकर हो या इसके मिसयूज़ को लेकर, जैसे 1959 में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी केरला के अंदर, उसको हटा दिया गया कि वहाँ पर लोगों का विश्वास इसने खो दिया है। तो कई बार मिसयूज़ इसका हुआ, कई बार यूज़ हुआ है और सत्ता पक्ष द्वारा अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो ये उनकी सरकार को गिराने का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रयास किया गया। वो सारी चीज़ें एक डिबेट का मुद्दा हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये है कि आर्टिकल 356 और जुडिशरी के बीच में जो कंसर्न उनको डिस्कस किया गया। तो आज के द हिंदू में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।